हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। स्क्रू एयर कंप्रेशर के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एयर कंप्रेशर। स्क्रू एयर कंप्रेशर किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स है तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, किस प्रकार से ये वर्क करके एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। टाइप ऑफ स्क्रू कंप्रेसर, देखिए स्क्रू कंप्रेसर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे आपका सिंगल स्टेज स्क्रू कंप्रेसर्स, डबल स्टेज स्क्रू कंप्रेसर्स, आपका ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर्स, ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर्स, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव स्क्रू एयर कंप्रेसर्स, वेरिएबल स्पीड ड्राइव स्क्रू एयर कंप्रेसर्स। बहुत सारा ये इसका क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्क्रू एयर कंप्रेसर्स क्या होता है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल स्टेज स्क्रू एयर कंप्रेसर्स एंड द डबल स्टेज स्क्रू एयर कंप्रेसर्स। हम लोग सिंगल स्टेज स्क्रू एयर कंप्रेसर का यूज़ कहाँ पे करते हैं और डबल स्टेज स्क्रू एयर कंप्रेसर का यूज़ करने के पीछे क्या रीजन्स है। क्योंकि मैक्सिमम आपको थर्मल पावर प्लांट में जो हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं वो आपका डबल स्टेज स्क्रू एयर कंप्रेसर्स होता है। जैसे अभी आपने देखा था ZR275 एटलस कॉपो का कंप्रेसर्स, जो आपका उसमें दो एलिमेंट था, एक लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट, एक आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट, मीन्स 2 स्टेज ऑफ कंप्रेशन था। तो हम लोग 2 स्टेज कंप्रेसर का यूज़ क्यों करते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरकूलर का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इंटरकूलर का यूज़ करने के पीछे क्या रीजन्स है, ठीक है। और एडवांटेजेस ऑफ स्क्रू एयर कंप्रेसर्स, स्क्रू एयर कंप्रेसर का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप लेने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास क्यूरी है, कुछ भी अगर आपके पास डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसमें आपको रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रू एयर कंप्रेसर क्या होता है और इसका फंक्शंस देखिए क्या है। देखिए स्क्रू एयर कंप्रेसर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ये कंप्रेसर है। इट मीन्स क्या होता है कि इट ट्रैप्स ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ एयर एंड देन रिड्यूस दैट वॉल्यूम टू इंक्रीज इट्स प्रेशर। देखिए स्क्रू एयर कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि जितना एयर ये सक करेगा उतना ही एयर ये डिस्चार्ज करेगा, इसमें लॉसेस नहीं होता है। जैसे आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आप जैसे पढ़ते होंगे, जैसे आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, क्या करता है, जितना आपका वाटर सक करेगा सारा का सारा वाटर आपको डिस्चार्ज कर देता है। बट रोटरी कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता है। रोटरी कंप्रेसर में आपका कुछ लॉसेस होता है, या जितना आपका सक करता है उतना डिस्चार्ज नहीं करता है। तो ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। मीन्स इट ट्रैप्ड ए फिक्स वॉल्यूम ऑफ एयर, ये फिक्स वॉल्यूम ऑफ एयर को ट्रैप करता है, फिर उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। अगर स्क्रू एयर कंप्रेसर का आप कंस्ट्रक्शन देखिएगा, उसका कंपोनेंट अगर देखिएगा, तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ए 2 इंटरलॉकिंग हेलिकल स्क्रू। एक आपका मेल रोटर होता है, एक आपका फीमेल रोटर होता है, इनक्लोज इन ए हाउजिंग और द केसिंग। आप इसका हाउजिंग या केसिंग में देखिएगा तो आपका 2 इंटरलॉकिंग हेलिकल स्क्रू होता है, एक आपका मेल रोटर होता है, दूसरा आपका फीमेल रोटर होता है। तो एज दिस रोटर टर्न्स इन ए अपोजिट डायरेक्शन, दे ट्रैप द एयर इन द स्पेस बिटवीन देयर लूप्स। देखिए आपका ये मेल रोटर एंड द फीमेल रोटर टर्न करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है तो इट ट्रैप द एयर इन द स्पेस बिटवीन देयर लूप्स। दोनों के लूप्स के बीच में आपका एयर ट्रैप्ड हो जाता है। एंड एज दिस रोटर टर्न्स द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस एंड देयरबाय कंप्रेसिंग द एयर। तो क्या होता है, क्योंकि आपका ये रोटर रोटेट कर रहा है तो उसके बीच लोब के बीच का जो स्पेस होता है वो डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे इसका वॉल्यूम का डिक्रीज करेगा आपका एयर का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो इसमें मेल रोटर में दिखेगा उसमें कन्वेक्स लूब रहेगा और फीमेल रोटर में आपका कनकेव कैविटी होता है। सो दे कैन मेश टुगेदर विदाउट टचिंग टू अचीव द कंप्रेशन। ऐसे आपका बिना टच किए हुए आप किसी वॉल्यूम को रिड्यूस करके एयर के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और साथ ही साथ उसमें एक और कंस्ट्रक्शनल बेनिफिट क्या होता है
कि आपका मेल रोटर्स हैव लेस नंबर ऑफ लूप्स कंपेयर टू द फीमेल रोटर्स, कि आपका मेल रोटर में जो लूप्स जो होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू द फीमेल रोटर्स। तो क्या होगा कि मेल रोटर रोटेट्स मोर रैपिडली टू ड्राइव द फीमेल रोटर। तो इट मीन्स आप क्या समझे फ्रेंड्स कि मेल रोटर में आपका कन्वेक्स लूप होता है, मीन्स आपका इंटरनल थ्रेड होता है, और फीमेल रोटर मीन्स कनकेव कैविटीज मीन आपका एक्सटर्नल थ्रेड होता है। तो मेल रोटर में आपका इंटरनल थ्रेड्स है, फीमेल रोटर में आपका एक्सटर्नल थ्रेड्स है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही दोनों रोटेट करेगा तो दोनों के थ्रेड के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस में आपका एयर ट्रैप्ड हो जाता है, और जैसे जैसे दोनों रोटेट करता जाएगा तो ये जो स्पेस बिटवीन द थ्रेड है वो आपका डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो एयर क्या हो चुका है, अभी एयर का वॉल्यूम ज़्यादा था, ज़्यादा स्पेस में था, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता हो जाएगा तो एयर क्या होगा, कंप्रेस होता हुआ चला जाएगा, और वहाँ से आपका प्रेशर इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल को वही जस्ट मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल में दिखेगा तो पहले आपका एयर इनटेक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एज द रोटर टर्न्स बाय द मेन मोटर, जो कि आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर से इसका रोटर स्क्रू एयर कंप्रेसर का रोटर रोटेट करता है। तो जैसे आपका रोटर रोटेट करता है तो एयर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर चैम्बर्स थ्रू द इनलेट पोर्ट। तो उसका एक इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट में आपका क्या रहता है, इनलेट में आपका एयर फिल्टर रहता है, एयर फिल्टर से आपका एटमॉस्फेरिक एयर आपका सक करता है इनलेट पोर्ट के थ्रू आपका कंप्रेसर चैम्बर में। कंप्रेसर चैम्बर में जब हाउसिंग में आप देखिएगा तो वहाँ पे आपका दो आपका रोटर रहेगा, एक आपका मेल रोटर, दूसरा आपका फीमेल रोटर्स। मेल रोटर का डिजाइन दिखेगा तो मेल रोटर्स में आपका क्या है, इंटरनल थ्रेड्स है, मीन्स कन्वेक्स लूप्स है, और आपका फीमेल रोटर्स में आपका क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड्स मीन्स आपका कनकेव कैविटीज है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही दोनों रोटर रोटेट करता है तो दोनों के थ्रेड का आपका मेल रोटर का थ्रेड और फीमेल रोटर के थ्रेड के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस में आपका एयर ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि एयर फिल्टर के थ्रू आपका मेल रोटर्स एंड द फीमेल रोटर के बीच में जो थ्रेड स्पेस है उसी स्पेस में आपका एयर ट्रैप्ड हो जाता है। सेकेंड स्टेप होता है फ्रेंड ट्रैपिंग एंड कंप्रेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि एज दीज रोटर्स आपका मेल रोटर्स एंड द फीमेल रोटर्स कंटिन्यू टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है, द मेसिंग एक्शन ऑफ देयर हेलिकल लूप्स continuously trap the incoming air within these progressively smaller pockets। देखिए आपका ध्यान से समझिएगा, आपका मेल रोटर्स है जिसमें आपका इंटरनल थ्रेड्स है, फीमेल रोटर है जिसमें आपका एक्सटर्नल थ्रेड्स है, दोनों के मेस के बीच में आपका स्मॉलर पॉकेट रहता है, और इसी पॉकेट में ये आपका प्रोग्रेसिवली स्मॉलर पॉकेट होता है, उसी पॉकेट में आपका इनकमिंग एयर ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ दिस pockets continuously decreases as the air moves along the length of the screw। तो ये क्या होता है कि आपका दोनों रोटेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के थ्रेड के बीच में जो स्मॉलर पॉकेट बना है जहाँ पे आपका एयर ट्रैप्ड हुआ है, तो वो जैसे जैसे along the length of the air जब ट्रेवल करता है तो वो थ्रेड के बीच का जो स्पेस होता है धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मेल रोटर में नंबर ऑफ लूप्स कम होता है, फीमेल रोटर्स में ज़्यादा होता है, तो ये आपका मेल रोटर रोटेट फास्ट करता है, और मेल रोटर ड्राइविंग किसको कर रहा है, फीमेल रोटर्स को। तो दोनों के बीच में जैसे जैसे आप अलोंग द एयर मूव्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्क्रू मूव कर रहा है, तो इसे से आपका स्मॉलर पॉकेट का वॉल्यूम धीरे धीरे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्क्रू घटता जाता है, और जैसे जैसे घटता जाएगा तो आपका क्या होता है, एयर का प्रेशर इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। एंड थर्ड स्टेप होता है आपका डिस्चार्ज। देखिए आपका एयर ट्रेवल कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्क्रू, तो एज द एयर रीचेज एट द एंड ऑफ द रोटर्स एंड अचीव द डिजायर्ड प्रेशर, द एयर इज फाइनली डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट पोर्ट। अब आउटलेट पोर्ट से आपका कंप्रेसर चैम्बर से बाहर निकल जाता है एयर। स्क्रू एयर कंप्रेसर का आपने वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया कि किस प्रकार से स्क्रू एयर कंप्रेसर वर्क करके एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब हम लोग टाइप ऑफ स्क्रू एयर कंप्रेसर्स पढ़ते हैं, तो टाइप में आपका फर्स्ट हम लोग टाइप पढ़ते हैं ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर्स एंड ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर्स। देखिए ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर जनरली आपका थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं,
जहाँ पे ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेशर होता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेशर्स का क्या होता है एंड ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेशर किस प्रकार से वर्क करता है। तो फर्स्ट देखते हैं ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेशर्स। क्योंकि एज द रोटर रोटेट्स इन ए स्क्रू एयर कंप्रेशर्स ए प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ऑयल इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेशर चैम्बर्स ऑफ द स्क्रू एयर कंप्रेशर्स। हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल इंजेक्टेड कंप्रेशर में, चूंकि आपका कंप्रेशर चैम्बर्स में रोटर रोटेट्स कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस कंप्रेसर चैम्बर्स में एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ऑयल इंजेक्टेड कर देते हैं। तो उस ऑयल क्यों इंजेक्टेड करते हैं, तो उसका बहुत सारा सेवरल फंक्शंस है। जैसे पहले आपका देखिए लुब्रिकेशन, ऑयल वर्क्स एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन क्या करता है, क्योंकि आपका रोटर रोटेट्स कर रहा है कंप्रेसर चैम्बर्स में, तो इससे क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शंस एंड द बियर बिटवीन देम। क्योंकि आपका भले ही आपका टच ना करता हो, दोनों रोटर आपस में टच नहीं करता हो, लेकिन तब भी आपका फ्रिक्शन वहाँ पे होने का चांस रहेगा। तो ऑयल जब आप इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ से बियर को रिड्यूस, बियर एंड टियर को आपको रिड्यूस कर देगा, फ्रिक्शन के वैल्यू को आपको कम कर देगा। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। सेकेंड आपका कूलिंग, क्योंकि आपका कंप्रेसर चैम्बर्स में कंप्रेशन हो रहा है एंड कंप्रेशन इन्वॉल्व्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द हीट। जहाँ भी आपका कंप्रेशन होगा वहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ द हीट जनरेट होता है। तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल एब्जॉर्ब्स द अमाउंट ऑफ द हीट जनरेटेड ड्यू टू द कंप्रेशन प्रोसेस, कीपिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेसर डाउन। आपका क्या होगा कि चूंकि कंप्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेट होता है, उस हीट को अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो कंप्रेसर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और कंप्रेसर आपका सही से वर्क नहीं कर सकता है, उसका कंप्रेसर का डैमेज होने का चांस रहेगा। तो हम लोग ऑयल इंजेक्टेड इसलिए भी करते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और कंप्रेसर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को डाउन रखेगा। थर्ड है फ्रेंड्स आपका सीलिंग। ऑयल जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं वो सीलिंग का भी काम करता है। देखिए ऑयल कहाँ रहता है, ऑयल फिल्स द क्लियरेंस बिटवीन द रोटर्स एंड द हाउजिंग। जो हाउजिंग है और रोटर्स के बीच में जो गैप है उस गैप में आप ऑयल फिल होता है। तो इससे क्या होता है कि इट प्रोवाइड ए टाइट सील टू प्रिवेंट द एयर फ्रॉम लीकिंग बैक। आपका एयर जो रोटर और हाउसिंग के बीच में जो गैप रहता है उस गैप में आपका ऑयल फिल रहता है, ऑयल फिल्म बना लेता है। तो अगर आपका ऑयल डिस्चार्ज होगा तो वो लीकिंग बैक ना हो जाए, वो आपका रोटर हाउसिंग के बीच गैप से आपका लीक ना कर जाए एयर, उसको भी प्रिवेंट करता है, वहाँ पे ऑयल फिल्म बना लेता है। इससे क्या हो जाता है कि आपका कंप्रेशर इफिशिएंसी आपका इंक्रीज हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट है नॉइज़ रिडक्शन। देखिए कंप्रेशन में आपका नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपका ऑयल रहेगा तो जो भी नॉइज़, ऑपरेटिंग नॉइज़ के लेवल को भी आपको डाउन कर देता है। तो ऑयल इंजेक्टेड कंप्रेशर से आपका ये इतना सारा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जो एयर डिस्चार्ज होता है, ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर में जो एयर डिस्चार्ज होगा उसमें आपका ऑयल का क्वांटिटी रहता है। तो दी मिक्सचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर एंड द ऑयल देन पासेस थ्रू द ऑयल सेपरेटर। आपका एक ऑयल सेपरेटर होता है। आफ्टर कूलर में जाने से पहले आपका कंप्रेस्ड एयर आपका ऑयल सेपरेटर में जाता है। और ऑयल सेपरेटर में क्या होता है कि थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल एक्शंस और द वेलोसिटी चेंजेस मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द, हम लोग सेपरेट कर देते हैं कंप्रेस्ड एयर से। पूरा का पूरा आपका ऑयल रिमूव नहीं हो पाता है, आपका मिनिमल ऑयल ट्रेसेस तो आपको रह ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ऑयल हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। और वो ऑयल क्या होता है हम लोग रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग गियर केसिंग करते हैं। आपका गियर केसिंग में आ जाता है। और फिर वहाँ से जो ऑयल सेपरेटर से जो कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज होता है फिर आपका वो आफ्टर कूलर में जाता है ना। आफ्टर कूलर में गया, फिर वहाँ पे उसका टेम्परेचर को डाउन करके फिर आपका फिल्टर से होते हुए आपका रिसीवर टैंक में चला जाता है। या आपका एयर, अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेड कंप्रेसर है तो आपका ड्रायर के थ्रू पहले जाएगा और ड्रायर के बाद ही आपका रिसीवर टैंक में जाता है। तो यहाँ जो आपका ऑयल जो स्टोर होता है जिसको गियर केसिंग कहते हैं या ऑयल रिजर्वायर टैंक कहते हैं, यहाँ पे आपका एक ऑयल पंप होता है। ऑयल पंप क्या करता है, उस ऑयल को सक करता है और ऑयल के प्रेशर को इंक्रीज करता है। जनरली ऑयल का प्रेशर जो होता है वो 2.8 से 3.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये ऑयल पहले आपका, चूँकि आपका ऑयल का तो टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ऑयल क्या किया, बहुत सारा हीट को एब्जॉर्ब किया कंप्रेसर चैम्बर में, तो उस ऑयल को कूल करना होता है। तो ऑयल जब पंप से डिस्चार्ज होता है तो वो आपका ऑयल कूलर में जाता है।
ऑयल कूलर में इसका टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है। यहाँ के बाद आपका ऑयल फिल्टर में जाता है, जो भी आपका कंटेमिनेशन आता है, डर्ट वगैरह जो होता है उसको रिमूव किया जाता है फिल्टर्स में, और फिर ऑयल को आपका जो कंप्रेसर चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर वो ऑयल आपका सेपरेटर के थ्रू टैंक में आता है। ये आपका ऑयल सर्किट होता है। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में, जब आप स्क्रू एयर कंप्रेसर का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आप देखे होंगे फ्रेंड्स, इसमें ऑयल सर्किट मैंने बताया, यही ऑयल सर्किट है इसमें, क्योंकि उसमें ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर के बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें ऑयल सर्किट किस प्रकार से वर्क करता है। तो फ्रेंड, ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर का बहुत सारा एडवांटेजेस है। जैसे आपका कंप्रेसर का एफिशिएंसी हाई होता है, इसमें बियर एंड टियर होने का चांसेस कम रहता है, कंप्रेसर का ड्यूरेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाता है, नॉइज लेवल आपका कम रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब ऑयल इंजेक्ट करते हैं तो ऑयल आपका क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो लुब्रिकेशन करने से क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शनल बियर एंड टियर ऑफ द कंपोनेंट्स। आपका कंपोनेंट का बियर टियर होगा नहीं तो उसका लाइफ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑयल क्या करता है, हीट को आपको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका कंप्रेशन एफिशिएंसी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू कंप्रेसर का आपका एडवांटेज ज़्यादा है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको रिड्यूस कर देता है ये। सेकेंड टाइप है आपका ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए, ऑयल फ्री जैसा आपके फ्रेंड आप जानते हैं कि इसमें कंप्रेस्ड एयर जो है वो 100% ऑयल फ्री होता है। मीन्स नो ऑयल इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेशन चैम्बर्स ऑफ द स्क्रू एयर कंप्रेसर। इसमें कोई भी ऑयल का इंजेक्शंस नहीं होता है। ये जो कंप्रेस्ड एयर जो होता है वो 100% ऑयल फ्री होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर भी दो टाइप्स का होता है। एक आपका ड्राई टाइप ऑयल फ्री स्क्रू कंप्रेसर होता है, एक आपका वाटर इंजेक्टेड ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर होता है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों का डिटेल देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं आपका ड्राई टाइप ऑयल फ्री स्क्रू कंप्रेसर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका ऑयल इंजेक्टेड नहीं होता है कंप्रेसर चैम्बर्स में। तो फिर कैसे ये वर्क करता है, इसमें कैसे आपका लुब्रिकेशन सीलिंग सब प्रोवाइड होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि अगर नो रोटर कॉन्टैक्ट, इसमें रोटर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ स्क्रू एयर कंप्रेसर्स देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेल रोटर्स एंड द फीमेल रोटर्स। मीन्स टू रोटर्स मेल एंड फीमेल डोंट टच फिजिकली विथ ईच अदर्स। आपका दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मेल रोटर एंड द फीमेल रोटर के बीच कोई भी फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है। एंड देयर प्रिसाइज रिलेटिव पोजिशंस इज मेंटेन बाय द हाईली एक्यूरेट टाइमिंग गियर्स। एक आपका टाइमिंग गियर होता है और टाइमिंग गियर ही मेल रोटर्स एंड द फीमेल रोटर के बीच के आपका रिलेटिव पोजीशन को प्रिसाइजली मेंटेन करता है। और ये जो टाइमिंग गियर जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द कंप्रेसर चैम्बर्स होता है। और ये टाइमिंग गियर्स आर ऑयल लुब्रिकेटेड, इसमें ऑयल जाता है, ऑयल लुब्रिकेटेड होता है। एंड दे आर हाउस इन ए सेपरेट सील्ड गियर बॉक्स, है ना। इसका आपका कंप्रेसर चैम्बर्स के अलग में एक सेपरेट सील्ड गियर बॉक्स होता है, वहां पे आपका टाइमिंग गियर्स होता है। और टाइमिंग गियर्स जो होता है प्रिसाइजली रिलेटिव पोजीशन ऑफ बिटवीन द टू रोटर्स को मैनेज करता है, ताकि दोनों में कोई भी फिजिकली कॉन्टैक्ट ना हो। और आपका टाइमिंग गियर ऑयल लुब्रिकेटेड होता है, बट इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द ऑयल इनटू द कंप्रेसर चैम्बर्स। आपका कंप्रेसर चैम्बर्स में कोई भी ऑयल का एंटर नहीं होता है। देखिए, सेकेंड फ्रेंड, कूलिंग। आपका ऑयल फ्री स्क्रू कंप्रेसर में कूलिंग कैसे होता है। देखिए, एज नो ऑयल इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेसर चैम्बर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्क्रू एयर कंप्रेसर। देखिए, इसमें कंप्रेसर चैम्बर में कोई भी ऑयल को हम लोग इंजेक्ट नहीं करते हैं, बट ऑयल का आपका एयर का तो कंप्रेशन हो रहा है। एंड जहाँ भी आपका कंप्रेशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इन्वॉल्व होता है, जनरेट होता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। तो फिर जब ऑयल नहीं है तो आपका हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो जनरली देखा गया है कि आपका ऑयल फ्री स्क्रू कंप्रेसर मल्टी स्टेज का बना देता है। आपका सिंगल स्टेज का नहीं रहेगा, मल्टी स्टेज बना देगा। आपका फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन, सेकेंड स्टेज कंप्रेशन कर देगा। आपका फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज किया तो उससे क्या हुआ कि आपका एयर का प्रेशर थोड़ा इंक्रीज किया और आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज किया। उसके बाद फर्स्ट स्टेज
कंप्रेस्ड एयर को इंटरकूलर में लेके चला जाता है, जहां वाटर से उसके टेम्परेचर को ड्रॉप किया जाता है। फिर इसको सेकेंड स्टेज कंप्रेशन में भेजा जाता है। फिर सेकेंड स्टेज में फिर उसके एयर का प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है। फिर वहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया फिर इसको आफ्टर कूलर में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से मल्टी स्टेज करके और बीच में इंटरकूलर का प्रोविज़न दे के कूलिंग किया जाता है एयर का। जिन्हें आप देखते होंगे कि आपका फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन, फिर आपका इंटरकूलर में जाता है, फिर आपका सेकेंड स्टेज कंप्रेशन, फिर आपका आफ्टर कूलर में जाता है। तो ये आपका स्टेज कंप्रेशन करके आप एयर के प्रेशर को भी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं और आप आपका टेम्परेचर को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग द इंटरकूलर्स। तो इस प्रकार से आप कूलिंग का प्रोविज़न करते हैं ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर्स में। फ्रेंड, थर्ड है आपका सीलिंग। आपका ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर में आपका ऑयल सीलिंग का भी काम करता था। ऑयल कहाँ पे था? आपका रोटर और हाउसिंग के बीच में जो गैप था उस गैप में भी ऑयल फिल था, तो एक सील का काम करता था ताकि आपका लीकिंग बैक ना करे, आपका एयर लीक ना करे। बट यहाँ तो आपका ऑयल नहीं है, फिर सीलिंग का काम कैसे होता है? तो इसमें होता है प्रिसाइज बसनिंग ऑफ द रोटर एंड द हाउसिंग एंड गिविंग द मिनिमल क्लियरेंस बिटवीन द रोटर एंड द हाउसिंग्स। एक प्रिसाइज बसनिंग करते हैं और आपका रोटर और हाउसिंग के बीच का गैप को बहुत माइन्यूटली मेंटेन करते हैं, एकदम स्लाइटली मिनिमम क्लियरेंस रहता है ताकि आपका सीलिंग परफेक्ट सीलिंग हो सके और आपका कंप्रेशन भी सही से हो सके। तो यहाँ पे आपका सीलिंग नेचुरल सीलिंग होता है, जो कि आपका गैप ही बहुत कम रखते हैं। हल्का गैप रहेगा तो थोड़ा बहुत एयर लीक करेगा एयर, पर ज़्यादा लीक नहीं करेगा। ज़्यादा गैप रहेगा तो एयर ज़्यादा लीक करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिसाइज मशीनिंग ऑफ द रोटर एंड हाउसिंग करते हैं, फिर प्रोवाइडिंग द मिनिमल क्लियरेंस बिटवीन देम। इससे क्या हो जाता है? आपका गैप कम रहेगा तो आपका एयर ज़्यादा लीक ही नहीं करेगा। आपका सेकेंड टाइप है वाटर इंजेक्टेड ऑयल फ्री स्क्रू कंप्रेसर्स। देखिए, इंस्टेड ऑफ ऑयल प्यूरिफाइड वाटर इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेसर चैम्बर्स, है ना। आपका कंप्रेसर चैम्बर्स में ऑयल की जगह हम लोग वाटर को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो प्यूरिफाइड वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, सीलेंट एंड द कूलेंट की तरह काम करता है ये, है ना। कंप्रेसर चैम्बर में जो वाटर है वो लुब्रिकेशन का काम करता है, सीलिंग का भी काम करेगा एंड कूलेंट का भी काम करता है। इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ कंप्रेशंस। आपका जो हीट ऑफ कंप्रेशन से जो हीट निकलता है, जो हीट जनरेट होता है, उस हीट को डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आपका फ्रिक्शन, बियर एंड टियर नहीं होता है। आपका कंप्रेसर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी कम रहता है और साथ में आपका रोटर और हाउसिंग के बीच आपका वाटर फिल रहता है, तो वहाँ पे सीलिंग का भी वो काम करता है। जो काम आपका ऑयल कर रहा था वो काम वाटर कर रहा है। तो यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर जो बाहर निकलता है, इसमें आपका मिक्सचर ऑफ एयर प्लस वाटर रहता है। तो इस मिक्सचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर एंड वाटर को सबसे पहले आपका वाटर सेपरेटर में लेके जाया जाता है, जहाँ पे वाटर को सेपरेट किया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर को सेपरेट कर लिया जाता है, कुछ आपका मॉइस्चर उसमें रह ही जाता है, ठीक है। वहाँ से आपका जो वाटर डिस्चार्ज होता है, फिर आपका उसमें वाटर पंप होता है, उस पंप से फिर उसको फिल्टर कूलर से होता हुआ फिर हम लोग कंप्रेसर चैम्बर में इंजेक्ट करते हैं। ये एक वाटर का एक सर्किट होता है। ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर का भी अपना एडवांटेजेस है। जैसे उसका एडवांटेज देखिए क्या है, ये 100% इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसमें ऑयल का कोई भी कंटामिनेंट नहीं होता है। 100% ऑयल फ्री कंप्रेस्ड एयर होता है। सो इससे क्या होगा कि आपका इट प्रिवेंट स्पॉइलेज, डैमेज एंड द सेफ्टी हजार्ड्स, है ना। आपका क्या होता है, अगर कंप्रेस्ड एयर में ऑयल है तो ऑयल कंटामिनेशन होने का चांस रहेगा, तो जहाँ भी आप ऑयल यूज़ होगा उसको स्पॉइल करने का चांस रहेगा, है ना। उसको आपको डैमेज करने का आपको चांस रहेगा, तो वो आपको इसमें नहीं होगा, क्योंकि आपका ये 100% ऑयल फ्री है। फिर आपका इको फ्रेंडली तो है ही। फिर आपका ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर में आप देखिएगा कि बार बार आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपको ऑयल पंप रहता है, ऑयल कूलर रहता है, ऑयल फिल्टर्स होता है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे नीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पंप का जरूरत नहीं है, फिल्टर्स, कूलर्स, ये सब जो इसका मेंटेनेंस भी आपको करना पड़ेगा, तो सब मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको कम हो गया। इसमें हाईली प्रिसाइज फिल्टर का यूज़ करते थे, उसका भी आपका कॉस्ट रिड्यूस हो गया। ऑयल जो हम लोग यूज़ करते थे, ऑयल को बार बार हम लोग चेंज करना पड़ता था, वो सारा इस सब से आपको मुक्ति मिल जाता है ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर्स में। तो इससे क्या होता है कि सब भी से आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें आपका इको फ्रेंडली कैसे है कि इसमें लो कार्बन फुटप्रिंट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द ऑयल इन दिस कंप्रेस्ड एयर। इस कंप्रेस्ड एयर में चूँकि आपका ऑयल नहीं है तो आपका कार्बन फुटप्रिंट आपका कम रहेगा।
तो आपका जैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में जो हम लोग एयर का यूज़ करेंगे वो ऑयल फ्री कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करेंगे, है ना। अगर आप ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू एयर कंप्रेसर का यूज़ कीजिएगा और कंप्रेस्ड एयर में अगर ऑयल है तो फूड क्वालिटी को आपको डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज़ में हम लोग ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। और देखिए क्या इसका फ़ायदा है कि आपका लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसका लोअर होता है। भले इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म सर्विस में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपका इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, ऑयल का कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है ना। क्योंकि ऑयल इन्वॉल्व होने से उसका ऑयल पंप आपको चेंज करना पड़ता, ऑयल आपको चेंज करना पड़ता, उसका कूलर चेंज करना पड़ सकता है, बार बार आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना होता। तो ये सभी कॉस्ट से आपको क्या हुआ, अब एलिमिनेट कर देता है। तो आपका लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो आपका ये सारा क्या है कि एडवांटेज ऑफ द ऑयल फ्री स्क्रू एयर कंप्रेसर है। स्क्रू एयर कंप्रेसर का अगर डिफरेंट टाइप अगर हम देखें तो एक आपका होता है कांस्टेंट ड्राइव स्पीड स्क्रू एयर कंप्रेसर्स और सेकंड होता है वेरिएबल ड्राइव स्पीड स्क्रू एयर कंप्रेसर्स। मतलब एक में आपका मोटर का स्पीड कांस्टेंट रहता है और एक में आपका मोटर का स्पीड वेरिएबल होता है, एज पर देयर डिमांड मोटर का स्पीड वेरी करता है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कांस्टेंट ड्राइव स्पीड स्क्रू कंप्रेसर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि मोटर आपका कंटिन्यूसली रन एट ए फिक्स्ड आरपीएम। इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोड मोटर का जो आरपीएम फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। मीन्स इट ऑलवेज प्रोड्यूस ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्चार्ज एयर। तो इसमें क्या होता है कि आपका मोटर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो अगर आपका फुल लोड है तो बड़ा एफिशिएंट ये काम करेगा। लेकिन जैसे आपका एयर का डिमांड लो हो जाता है तब क्या होगा, ये काम करना सही से नहीं करता है, क्योंकि इसमें मोटर तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ये हमेशा अनलोडेड ही चलता रहेगा। जब मान लीजिए कि आपका एयर का डिमांड कम है और ये तो क्या कर रहा है, एयर को कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है, डिस्चार्ज एयर इसका कांस्टेंट है, और जब एयर का डिमांड कम रहेगा तो इसका क्या होगा कि आपका अनलोडिंग प्रेशर को हमेशा टच करके रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये आपका फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ, इसका साइकिल ऑन ऑफ फ्रीक्वेंट होता रहेगा, तो जो कि इसके मोटर के लाइफ स्पेन को डैमेज कर सकता है। तो अगर फुल लोड पे है तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा। जहाँ पे लोड कम हो गया, जहाँ पे एयर का रिक्वायरमेंट अगर आपका कम हो जाता है, वहाँ पे सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो कांस्टेंट ड्राइव स्पीड स्क्रू कंप्रेसर का अगर एडवांटेज आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका लोअर इनिशियल कॉस्ट, जो कि इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ही कम होता है। सिंपल डिजाइन, जो आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा कंट्रोलर सिस्टम नहीं होता है, तो इसमें आपका इसका डिजाइन जो होता है बहुत ही सिंपल डिजाइन होता है। इफिशिएंट एट 100%। अगर लोड है, अगर एयर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे इफिशिएंटली ये वर्क करता है और रॉबस्ट होता है। ये आपका क्या होता है, रॉबस्ट होता है ये। और फ्रेंड अगर इसका डिसएडवांटेज देखिएगा तो डिसएडवांटेज में आएगा आपका हाई एनर्जी कंजम्पशन। लेकिन एनर्जी कंजम्पशन इसका बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100% एफिशिएंसी में ये बड़ा अच्छा एफिशिएंट होता है। लेकिन जैसे ये पार्ट लोड में आता है, जहाँ पे आपका एयर का डिमांड आपका लो है, तो वहाँ पे ये हमेशा अनलोडेड ही चलेगा, ये एयर का डिस्चार्ज आपका नहीं करेगा, बट एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा है। ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी कहलाता है, कि जहाँ पे आपका मोटर तो इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा है बट प्रोडक्शन ऑफ एयर का प्रोडक्शन आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका एयर का डिमांड कम है। एयर का डिमांड कम है तो आपका रिसीवर टैंक का प्रेशर हमेशा ही हाई मेंटेन रहेगा, तो आपका ये कंप्रेसर हमेशा अनलोडेड ही चलता रहेगा। लेकिन बट वो एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ये सही ढंग से काम नहीं करता है। तो इसका ये बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ होता है। फिर आपका फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप साइकिल, इसमें आपका फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप साइकिल होते रहता है। इससे क्या होगा कि इसका बियर एंड टियर ऑफ द कंपोनेंट बढ़ जाता है, मोटर का जो लाइफ स्पेन आपका डिक्रीज हो जाता है। थर्ड आपका नॉइज बहुत करेगा ये, क्योंकि इसका आरपीएम कांस्टेंट रहता है, तो एज कम्पेयर टू द वेरिएबल स्पीड ड्राइव के कंपेयर में ये नॉइज ज़्यादा करता है। और एक फोर्थ डिसएडवांटेज है, हाईएस्ट करंट विड्रॉ करता है। जब आप इस टाइप के ड्राइव को, जो कांस्टेंट ड्राइव मोटर को जब आप इनिशियल में स्टार्ट करते हैं तो हाई करंट विड्रॉ करेगा। मीन्स जो इसका नो लोड करंट है उससे आपका 7 से 8 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। इससे जो इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उस पर आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, इवन आपका कभी कभी तो फेल भी हो जाता है हाईएस्ट करंट ड्रॉ करने के चक्कर में। तो ज़्यादा करंट ड्रॉ किया, अभी जनरली 2 to 3 सेकेंड ही ड्रॉ करता है, नहीं सिर्फ, क्योंकि इसको हाई टॉर्क चाहिए चलाने के लिए। तो जब हाई टॉर्क चाहिए तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा,
तो इससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे आपको स्ट्रेस ज़्यादा पड़ जाता है और कभी कभी आपका फेल भी हो जाता है। तो ये आपका क्या मेन डिसएडवांटेज है। सेकेंड इसका है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं वेरिएबल ड्राइव स्पीड स्क्रू एयर कंप्रेशर्स। जैसा इसका नाम है कि इसमें मोटर का जो आरपीएम जो होता है वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इस सिस्टम में आपका एक इनबिल्ट इन्वर्टर्स होता है, जैसे आप VFD पढ़ते होंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। तो इसमें क्या होता है, एक इनबिल्ट इन्वर्टर्स होता है दैट वेरी द आरपीएम ऑफ द मोटर्स एज पर द डिमांड। जितना आपका एयर का डिमांड है उसी के प्रोपोर्शनेट आपका मोटर के स्पीड को मेंटेन करेगा। तो इस टाइप के कंप्रेसर में क्या रहता है कि आपका हमेशा सप्लाई और डिमांड को मैच करता रहेगा। जैसे आपका डिमांड अगर बढ़ गया तो मोटर के आरपीएम को इंक्रीज़ कर देगा, तो इंक्रीज़ करेगा तो एयर का डिस्चार्ज आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब आपका एयर का डिमांड आपका घटेगा तो मोटर का आरपीएम को कम कर देगा, तो एयर का डिस्चार्ज भी आपका कम हो जाता है। तो ये हमेशा मैचिंग करता रहेगा, जितना डिमांड है उतना ही कंप्रेसर सप्लाई करेगा। वेरिएबल ड्राइव स्पीड स्क्रू कंप्रेसर किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें होता है डिमांड सेंसिंग। एक आपका सेंसर रहता है। इस सेंसर का मेन काम क्या होता है, इट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द सिस्टम्स एयर प्रेशर एंड द फ्लो रेट, कि सिस्टम का आपका कितना एयर प्रेशर है और फ्लो रेट कितना है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है। तो एक आपका डिमांड सेंसर है जो आपका सिस्टम से एयर प्रेशर एंड द फ्लो रेट को मॉनिटर कर रहा है। फिर सेकंड है आपका स्पीड एडजस्टमेंट। देखिए स्पीड एडजस्टमेंट क्या है कि मोटर के आरपीएम को एज पर द डिमांड एडजस्ट करता है। देखिए इसमें क्या आपका एक मोटर है, मोटर को रन करने के लिए आपका AC पावर सप्लाई आता है जो कि आपका 50 हर्ट्ज एंड 415 वोल्ट हो का मान लो पावर सप्लाई आ रहा है। तो डायरेक्टली आपका जो इनकमिंग पावर सप्लाई को डायरेक्ट मोटर के पास नहीं भेजा जाता है। सबसे पहले इनकमिंग AC पावर सप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है DC पावर सप्लाई में। DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं क्यों? क्योंकि DC पावर सप्लाई का कांस्टेंट वोल्टेज होता है, इसमें आपका रिपल्स नहीं होता है, रिपल्स आउट कर देते हैं। इसमें बहुत सारा रेक्टिफायर डायोड लगा के इसको हम लोग DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसमें कांस्टेंट वोल्टेज हो, सारा रिपल्स खत्म हो जाए। फिर इसको हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करके कंट्रोल्ड AC पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। DC पावर आया, पहले इनकमिंग AC को हम लोग DC में बदले, फिर DC को फिर कंट्रोल्ड AC पावर सप्लाई विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज। अभी जो AC पावर सप्लाई जो आ रहा था मोटर में वो कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का था। हम लोग जो मोटर में जो सप्लाई करेंगे वो AC पावर सप्लाई तो होगा बट उसका वोल्टेज और उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, इसलिए तो उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव करते हैं। आपका जो कांस्टेंट ड्राइव मोटर था उसमें हम लोग जो AC पावर सप्लाई कर रहे थे उसका कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी था। बट जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर में क्या होता है कि जो हम लोग AC पावर सप्लाई देंगे उस मोटर को रन करने के लिए, उस AC पावर का जो वोल्टेज होगा और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो वेरी करेगा। और वेरी क्या करेगा, वो एज पर द डिमांड, कितना डिमांड है उसके करस्पॉन्डिंग मोटर का कितना स्पीड होना चाहिए उतना ही AC पावर सप्लाई जनरेट करेगा। इसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव करते हैं। और जनरली जितना भी हैवी ड्यूटी मोटर्स है वहाँ पे एनर्जी सेविंग बचाने के लिए, क्योंकि आपका एक्चुअली पावर कंजम्पशन को भी ध्यान में रखना है, तो मैक्सिमम जो आपका हैवी ड्यूटी ड्राइव मोटर्स है वहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपका ID फैन हो गया, आपका VFD हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने फ्रेंड्स VFD पे एक डिटेल वीडियो बनाया है कि VFD किस प्रकार से वर्क करता है और VFD का क्या मेन एडवांटेजेस है। आप हमारे चैनल बॉयलर पे जाएं, प्लेलिस्ट बॉयलर पे जाएं और वहाँ पे आपको VFD का डिटेल्स मिल जाएगा, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन VFD के बारे में मिल जाएगा। तो उससे क्या हो जाता है कि एज पर द डिमांड, उस डिमांड को मैचिंग करते हुए आपका मोटर का स्पीड को मेंटेन रखता है। और थर्ड है आपका रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ये क्या होता है कि आपका एज पर द एयर डिमांड मोटर के RPM को चेंज करता है। मान लीजिए कि आपका एयर का डिमांड आपका कम हो गया तो मोटर के RPM को भी कम कर देगा, ठीक है। और जब मान लीजिए एयर का डिमांड आपका इंक्रीज कर गया तो मोटर के RPM को भी इंक्रीज कर देगा। तो एज पर द डिमांड ऑफ द एयर उसके अकॉर्डिंगली मोटर के RPM को एडजस्ट करता है। इससे आपका क्या होता है कि हाईली इफिशिएंट, हाईली एनर्जी सेविंग होता है, आपका एनर्जी का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो एडवांटेज आपका सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपका एनर्जी सेविंग ही करता है।
कि आपका इसमें मोटर का आरपीएम जो होता है वो एडजस्टेड एज पर द डिमांड। तो इससे क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% और मोर एनर्जी का सेविंग करता है ये एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड और कांस्टेंट ड्राइव मोटर के कंपेयर में। तो एनर्जी का सेविंग कम आपको ये बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि क्या हुआ है कि एज पर द डिमांड आपका मोटर का आरपीएम चेंज होता है, तो एनर्जी का सेविंग अच्छा करेगा। दूसरा आपका लोअर स्टार्टिंग करंट, जो आपका कांस्टेंट ड्राइव में क्या था कि स्टार्टिंग में आपका जो नो लोड करंट से आपका 8 to 9 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करता था, जो कि आपका उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे स्ट्रेस आता था, उसका लाइफ भी कभी कभी उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता था। बट ये आपका स्टार्टिंग करंट ही कम ड्रॉ करेगा, बहुत ही कम स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ता है और उसका भी आपको लाइफ अच्छा रहता है। लॉन्गर कंपोनेंट लाइफ, क्योंकि ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंट कट इन कट आउट नहीं होता है, ये एज पर द सिस्टम डिमांड उसके हिसाब से अपने प्रेशर को मेंटेन करता है। तो क्या होता है, तो इससे इसका लाइफ, कंपोनेंट का लाइफ जो होता है बियर एंड टियर आपका कम होता है, स्मूथ ऑपरेशंस होता है, इसका जो साइकिल ऑन ऑफ भी आपका कम होता है। तो क्या होता है, इसका बियर एंड टियर भी कम होता है, लॉन्गर लाइफ होता है, स्मूथ ऑपरेशन होता है। क्वाइटर ऑपरेशन, क्योंकि आप देखिएगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर जो होता है वो रन जो होता है लोअर आरपीएम पे रन करता है एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट ड्राइव। कांस्टेंट ड्राइव जहां आपको हाई आरपीएम पे रोटेट करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर जो होता है वो लो आरपीएम पे रोटेट करता है। तो आरपीएम जैसे ही कम होगा आपका नॉइज का लेवल कम हो जाता है। और रिड्यूस सिस्टम लीकेज, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा नहीं है कि प्रेशर हाई लो चलता है, ऐसा नहीं होता है इसमें आपका क्या होता है, कांस्टेंट एयर प्रेशर मेंटेन करता है, तो सिस्टम में लीकेज का भी चांस आपको कम रहता है। वेरिएबल ड्राइव मोटर का अगर हम डिसएडवांटेज देखें फ्रेंड्स, पहले होता है हायर इनिशियल कॉस्ट, बिकॉज इसमें आपका सब्सिकेटेड इन्वर्टर सिस्टम आपका रहता है जिसका कॉस्ट आपको ज़्यादा हो जाता है। इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा रहता है। आपका कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम इसमें रहता है, बड़ा कम्प्लेक्स रहता है। तो और इसमें क्या होता है कि उसका ट्रबल शूट भी आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, और तो इससे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि सफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम होता है टू कंट्रोल द VFD। तो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह रहता है, मॉड्यूल्स वगैरह रहता है, तो इसमें अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो बहुत कॉस्टली रिपेयर होता है इसका, ठीक है। और इफिशियंसी एट फुल लोड, देखिए पार्ट लोड में तो ज़्यादा इफिशियंट होता है एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट ड्राइव मोटर, बट जहाँ पे आपका फुल लोड पे आएगा बात, तो एज कम्पेयर टू द कांस्टेंट ड्राइव मोटर, वेरिएबल ड्राइव मोटर का इफिशियंसी कम होता है। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है।